हेलो, दिस इज़ गौरव सिंह एंड वेलकम टू द अकीरा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टर्किश इन्वेजन के बारे में या तुर्क आक्रमण के बारे में, और जिसमें हम पढ़ रहे थे मोहम्मद गोरी के बारे में, और इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया था। उस समय मुल्तान में करमाती जाति के मुस्लिम रूल कर रहे थे। उन्हीं पर मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण किया, और इसके बाद 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन लड़ा गया, जो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन इसके बाद अगले ही साल लड़ा गया सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, जिसमें जो लड़ाई किसके बीच में गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इसी युद्ध को इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को नहीं, बल्कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और उसके बाद 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदावड़ लड़ा गया, जिसे जीतने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, मोहम्मद गोरी के ही एक गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और साथ में इसका दामाद भी था। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए साम्राज्य का केयर टेकर बनाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस लौट गया, कहाँ पर, गजनी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। चलिए अब इससे आगे कहानी को हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। टर्किश इन्वेजन या तुर्क आक्रमण। और इसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट मोहम्मद गोरी के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड रहा है 1175 से लेकर 1206 तक। और जैसा लोग कि मैंने आप लोगों को बताया, इन 1194 में लड़ा गया था बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध। जो लड़ाई किनके बीच में गया, बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। ग्यारह सौ 1194 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध। जो लड़ाई किनके बीच में गया, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर इसकी हत्या कर दी। और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, मोहम्मद गोरी के ही एक गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए साम्राज्य का केयर टेकर बनाकर वापस लौट गया, कहाँ पर, गजनी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये कहकर गया, अभी तक हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी थी मेरी, अब यही काम आपको करना होगा। और यही बात कहते हुए मोहम्मद गोरी वापस लौट गया गजनी। इसी के बाद 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये करवाया कहाँ पर, इन दिल्ली, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1194 ईस्वी में ही कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ पर, दिल्ली में। और अगर हम गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो गूगल पर सबसे पहली मस्जिद जो बनी आएगी वो बनी होगी केरल में। लेकिन उस मस्जिद से कभी भी इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कोई काम नहीं किया गया। इसी के बाद मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान आया था तो अपने साथ कई सारे गुलाम लेकर आया था, लेकिन उनमें से 4 बेहद वफादार थे और बहुत खास थे, जिसमें कि सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसके बाद आता है यलदोज, यलदोज। फिर आता है कुबाचा, कुबाचा। इसके बाद आता है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी। यही वे चारों गुलाम थे जो मोहम्मद गोरी के बहुत ही करीब हुआ करते थे, और इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए साम्राज्य का केयर टेकर बनाकर वापस लौट गए। कहाँ? वापस गजनी। और इसी के बाद 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू का निर्माण करवाया दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी के बाद इन 1196 से लेकर 1200 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, ओ मॉस्क्यू या मस्जिद, और ये बनवाई कहाँ पर थी? अजमेर में। में से लेकर 1200 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई गई थी 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू या 2.5 दिन का मस्जिद, और ये निर्माण कहाँ पर करवाया था? अजमेर में। इसी के बाद ऐसा बताया जाता है मोहम्मद गोरी एक बार फिर से 1205 ईस्वी में हिंदुस्तान आया और इसने देखा कि यहाँ का सब ठीक ठाक चल रहा है। और इसी के बाद जब ये वापस जा रहा था तो जाते समय कश्मीर के ही खोखरो जाट ने मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया, और ये इस आक्रमण को सहन नहीं कर पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। इसी के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की वापस गजनी में ही मृत्यु हो जाती है या डाइड हो जाती है। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, अगला सवाल ये उठता है कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का सबसे पसंदीदा गुलाम और करीबी गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी वजह से यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत पढ़ना। दिल्ली सल्तनत जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1526 तक। अब हमें पढ़ना होगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, और वे 5 वंश किस प्रकार के थे, जिसमें कि सबसे पहला हमें पढ़ना होगा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा तीसरा वंश, जिसे हम जानते हैं तुगलक वंश के नाम से या तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1414 से लेकर
1451 तक। और इसके बाद हमें एक और वंश पढ़ना होगा जिसे हम जानते हैं लोधी डायनेस्टी के नाम से। लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। यह दिल्ली सल्तनत के वो 5 वंश हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। सबसे पहला आता है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, और फिर आता है तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश, और इसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, और फिर से जो अंतिम वंश होगा वो होगा लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। तो आज हम कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश से। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए स्लेव डायनेस्टी। या गुलाम वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब हमें पढ़ना होगा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसमें हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1290 तक। और इसमें सबसे पहले ही हमें किसे पढ़ना होगा? और इसी गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश। इसी गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहा जाता है। इलबारी वंश। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान जो गुलाम रही है, उसी को कहा जाता है मामलुक, जो गुलाम रहे स्वतंत्र माता पिता के बच्चे। और इलबारी वंश, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना ही करी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इलबारी जाति का था, इसीलिए इसे इलबारी वंश भी कहा जाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज, इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिसके बारे में पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और कभी कभी एग्जामिनर हमसे ये पूछ लेता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक? इस ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी या देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब ही क्या होता है? गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का स्वामी या देवता। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बचपन से कुरान का पाठ करने का बहुत शौक था, कुरान का रिसाइट करने का बहुत शौक था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। कुरान ख्वां। और मैंने आप लोगों को बताया था इन 1194 में लड़ा गया था बैटल ऑफ चंदावर, और उसी चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन 1194 ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल in the battle of चंदावर। ग्यारह सौ 94 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध जीता। और इसीलिए मोहम्मद गोरी ने इसी बात से खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सेना का आर्मी चीफ बना लिया या सेनापति। इसके बाद
वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करने के लिए मना कर दी थी, लेकिन लाहौर की जनता के कहने पर लाहौर की जनता ने कहा कि अगर हमें हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो वहाँ पर एक मुस्लिम शासक की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको वहाँ पर एक वंश की स्थापना करनी पड़ेगी। इसी वजह से लाहौर की जनता के आग्रह करने पर ही इसने दिल्ली में एक स्थापना करी गुलाम वंश की, और अपनी सबसे पहली राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी बनाई लाहौर में, क्योंकि लाहौर की जनता पर ही आग्रह करने पर ही इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी है, गुलाम वंश की। इसके बाद आफ्टर दैट he became the ruler of slave dynasty. He became the ruler of slave dynasty. He donated lakhs of rupees. He donated lakhs of rupees in his citizen. हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद दिल्ली का शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए बंटवाए, लाखों रुपए का दान करवाया। इसीलिए इसी की जनता ने या लाहौर की जनता ने खुश होकर इसे एक उपाधि दिया, टाइटल दिया, जिसे हम जानते हैं लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श, जिसका मतलब होता है जो लाखों का दान बख्श देता है, जो लाखों दान कर देता है, उसी को कहा जाता है लाख बख्श। और इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है पील बख्श। पील बख्श का मतलब ही होता है जो हाथियों का दान करता हो, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पील बख्श। इसके बाद he appointed his slave Iltutmish. He appointed his slave Iltutmish as the governor of Badaयूं. इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। और इल्तुतमिश ही वो शासक है दिल्ली सल्तनत का। इसने एक और उपाधि धारण कर लिया, एक और टाइटल लिया, जिसे हम जानते हैं सीपा सलार के नाम से। सीपा सलार। अब ये सीपा सलार का मतलब क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को एक शासक नहीं माना, बल्कि एक सेनापति मानकर ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा एक सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही शासन किया, इसीलिए इसने अपने आप को सीपा सलार कहलवाया। इसी के बाद इन 1210 पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसमें हम लिखेंगे ही डाइड बाय फॉलोइंग हिज हॉर्स while playing पोलो। पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की।
और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही क्या बनता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई है। वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के बाद इसी का बेटा जिसका नाम था बहराम शाह, आराम शाह, आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। और जैसे ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, ये बात नहीं पसंद आई किसे? बदायूं के राज्यपाल इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कहा जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था, उसी प्रकार मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी हूँ और गुलाम भी हूँ, इसीलिए सिंहासन का वास्तविक हकदार तो मुझे होना चाहिए। इसी बात को देखते हुए 1211 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड। बैटल ऑफ जूड या जूड का युद्ध, जो लड़ाई किसके बीच में गया? इन बिटवीन इल्तुतमिश और आराम शाह। 1211 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड या जूडगढ़, और ये लड़ा गया इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। और इस युद्ध में इल्तुतमिश डिफीटेड आराम शाह एंड किल हिम, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा अगला सुल्तान बनकर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश इसके बारे में पढ़ना होगा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश के बारे में हमें पढ़ना होगा 1211 से लेकर 1236 तक। आज की कहानी को हम यहीं तक रोकते हैं, आगे कहानी हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। इसी के बाद थैंक यू, जय हिंद।